आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करने वाले हैं इंडिया की ज्योग्राफी की। याद है मैंने बोला है कि हर संडे को हम एक स्पेशल लेक्चर लेंगे। हम 1 या 1.5 या 2 घंटे जितना भी देर का लेक्चर हो उसमें हम एक टॉपिक उठाएंगे जो बहुत ही जबरदस्त होगा और उसको हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो दोस्तों ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एक लेक्चर में लेना इम्पॉसिबल है। आपको बता दूं कि ज्योग्राफी के मैंने कम से कम 100 लेक्चर्स लिए हैं। इसमें इंडियन ज्योग्राफी के आधे लेक्चर्स हैं। इंडियन ज्योग्राफी को भी मैंने 2 में डिवाइड किया है, वो आप देख लीजिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी मैंने लेक्चर लिए हैं। जीसी लियोंग की किताब का पूरा रिव्यू किया है मैंने। प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर्स उठाइए, देखना शुरू करिए, तो आपको ज्योग्राफी पूरी तरीके से पता लग जाएगी। इस लेक्चर में हम क्या जानने वाले हैं? इस लेक्चर में हम भारत की ज्योग्राफी जरूर देखेंगे, फिजियोग्राफिक डिविजन्स हम देखेंगे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी मैं नहीं कवर करूंगा, लेकिन हां भारत की मोटी मोटी एक एक चीज कवर कर दूंगा। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छे से लेक्चर चाहिए, देखिए ये एक ओवरव्यू रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ कवर कर दूं, लेकिन अगर आपको बहुत डीप में जानना है तो प्लेलिस्ट खोलिए, इंडियन ज्योग्राफी पे के लेक्चर देखना शुरू करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए, आपकी वजह से ये हुआ है। लेकिन दोस्तों अभी भी सफर बहुत लंबा है, तो लेक्चर को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इंस्टा पे मैं सबसे पहले लेक्चर्स की अपडेट डालता हूं, तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आते मेरे वीडियो के तो मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करो। देखो इस समय हम लोग के 15,400 सब्सक्राइबर हैं। एक मेरा फेक चैनल चल रहा है, उसमें 15,600 को सब्सक्राइबर हैं, तो अब दोनों इक्वल हो गए हैं। तो वो वाला चैनल मत ज्वाइन करना, सब्सक्राइबर देके ज्वाइन करना। मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कंटेंट वही डल रहा है वहां पे भी, लेकिन नहीं पता मुझे क्योंकि मेरा चैनल है नहीं वहां पे कल को क्या डाल दे, इसीलिए ओरिजिनल चैनल फॉलो किया करो। देखो भारत के फिजियोग्राफिक रीजन्स की बात करें तो ये 6 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। भारत के फिजियोग्राफिक रीजन्स, सबसे पहले आता है हिमालय। हिमालय जो है वो है सबसे पहले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी हम हिमालय की बात करेंगे, इन 6 के 6 रीजन्स की बात करेंगे, ऐसे हम इंडियन ज्योग्राफी समझते हैं। फिर आता है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, इंडो गैंजेटिक प्लेन, थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड घाट्स एंड आइलैंड्स, ये सब। तो टोटल 6 फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं भारत के। हिमालय की बात करते हैं, नहीं पहले आप देख लो, ये तो देखो नॉर्दर्न माउंटेन्स में आपका हिमालयन आ गया, ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ जिसको हिमालय बोलते हैं। फिर पेनिनसुलर प्लेटू में, प्लेटू मतलब पठार, थोड़ा सा उठा हुआ, जमीन का उठा हुआ भाग, इसमें आपका अरावली, विंध्याचल, फिर छोटा नागपुर प्लेटू, इन सब की भी अभी हम बात करेंगे। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स या इंडो गैंजेटिक प्लेन, फिर थार डेजर्ट, भारत में एक ही तो डेजर्ट है थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और फिर आइलैंड्स। चलो हिमालय पे आ जाते हैं। हिमालय आपको पता ही है ना, ओरिजिन, हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ? अल्फ्रेड वैगनर थ्योरी। 2 प्लेट्स आपस में टकराई, बीच में था टीथिस सी, वो स्क्वीज हुआ, पहाड़ों का उदय हुआ, पहाड़ ऊपर उठते गए। ओरिजिन ऑफ हिमालय पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, मैं बताता चलूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, जिस पे मैंने लेक्चर्स लिए हैं। तो हिमालय की बात करें तो हिमालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट माउंटेन सिस्टम, अगर हिमालय नहीं होता तो भारत एक बंजर जमीन होता। आपको पता है हिमालय का इंपॉर्टेंस क्या है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हिमालय? सबसे पहले तो हिमालय बहुत गजब का टूरिस्ट स्पॉट है। यस, लेसर हिमालय और आउटर हिमालयस की बात करें, सॉरी लेसर हिमालय, इसमें जो सबसे जहां पे लोग जाते हैं, कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, सब लेसर हिमालय में आते हैं। तो यहां पे आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत हिल स्टेशंस मिलेंगे, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। धर्मशाला, डलहौजी, देहरादून, गुलमर्ग और आपके दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सब हिमालय में तो आते हैं, लेसर हिमालय में आता है। बहुत ही खूबसूरत है, टूरिस्ट अट्रैक्शन। दूसरी चीज, हिमालय की वजह से भारत में क्लाइमेट चेंज होता है। भारत में वेदर या क्लाइमेट हिमालय की वजह से, हिमालय अभी भी बढ़ता जा रहा है, आपको पता है कि नहीं? हिमालय अभी भी बढ़ता जा रहा है। और अगर हिमालय नहीं होता ना तो भारत बंजर जमीन होता। तो हिमालय जो है भारत को ठंडी हवाओं से, जो कि सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया में बहुत हाई प्रेशर सिस्टम है, नॉर्थ ईस्टर्न से आती है ना, उससे भी हिमालय भारत को प्रोटेक्ट करता है। मॉनसून को आने में हिमालय मदद करता है। अगर हिमालय ना हो तो भारत में मॉनसून ही ना हो, बारिश ही ना हो,
तो हिमालय जो है भारत में क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिवर्स, भैया देखो भारत के 2 रिवर सिस्टम है। इस लेक्चर में मैं रिवर सिस्टम की बात नहीं करूंगा, वो देखिए भारत की अगर पूरी ज्योग्राफी तो 4-5 में डिवाइड है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। रिवर सिस्टम पे भी मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर किया है। तो भारत की जो नदियों के तंत्र हैं वो 2 में डिवाइड है। एक है हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालय से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? गंगा, हालांकि अलकनंदा भागीरथी है, वही मिलके फिर बाद में गंगा बनाती है। तो गंगा हो गया, आपका इंडस हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया। और ये तीनों की तीनों नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इंडस तो पूरे पाकिस्तान को पानी देती है। हिमालय से निकल के सिंधु नदी जाती है पाकिस्तान में और फिर अरेबियन सी में गिरती है। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी ना 1960 में। अगर भारत इंडस का पानी रोक दे तो पूरा पाकिस्तान भूखा मर जाएगा। हालांकि ऐसा गलत है, ऐसा करेंगे नहीं कभी जिंदगी में। दूसरा है गंगा। गंगा की तो क्या बात करें, भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा पूरे इंडो गैंजेटिक भारत में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसको पूरा गंगा कवर करती है। और जहां जहां से नदियां जाएंगी वो एरिया फर्टाइल हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं? तो गंगा पहले भारत से होते हुए पूरा उत्तराखंड से, फिर यूपी, बिहार, देन बंगाल, उसके बाद फिर बांग्लादेश से होते हुए वो कहां जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। सुंदरबन डेल्टास बनते हैं। और तीसरा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वो आसाम साइड नॉर्थ ईस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। तो ये तीनों नदियों की वजह से भारत का पूरा जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो हाईली फर्टाइल है, हमको खाना मिलता है। और इन्हीं नदियों से, ये जो नदी है, इन्हीं नदियों से कितने लोग अपना पालन पोषण करते हैं, लोग डिपेंडेंट हैं। गंगा यमुना दे आर एक्चुअली लिविंग, वो तो जिंदा है, मां गंगे। हम हमेशा इन नदियों को पूजते हैं। तो जो हमारी पवित्र नदियां हैं वो भी हिमालय से निकलती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्टिलिटी आती है। सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो हिमालय की नदियों की वजह से आती है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, भाखड़ा नंगल हो गया, सलाल, दुलहस्ती हो गया, तिहरी डैम हो गया, ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सीधा हिमालय को यूज करके ही, हिमालय के ज्योग्राफी को यूज करके हमने बनाया है। और मिनरल्स, हिमालय पहाड़ी पूरा पहाड़ है वो, और पहाड़ में कॉपर, लेड, जिंक, एंटीमनी ये सब मिलते हैं, है ना, गोल्ड, सिल्वर। और फ्लोरा एंड फौना भी हिमालय में मिलता है। तो हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें हिमालय की, तो हिमालय 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला आपका है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है, इसकी टोटल रेंज है 1400 मील, लगभग 2300 किलोमीटर का। बहुत ऊंचा एवरेज एलिवेशन, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय ही आता है। ओके, यहां पे आपको टॉलेस्ट पीक्स मिलेंगी ट्रांस हिमालय में। फिर आता है आपका लेसर हिमालयास। देखिए लेसर हिमालय की बात करें, लेसर हिमालय से नीचे आप आइए ग्रेटर, एक्चुअली ये सेकंड पे होना चाहिए था, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय ना, हिमालय का ग्रेटर पार्ट। ग्रेटर मतलब हायर हिमालय, इसको हायर हिमालय भी बोला जाता है। ग्रेट हिमालयन रेंज जो कि हाईएस्ट है, ये पाकिस्तान से शुरू होते हुए इंडिया, नेपाल और पूरे सिक्किम, भूटान को कवर करती है। चाइना भी जाती है, तिब्बत भी जाती है। ग्रेटर हिमालय का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ग्रेटर हिमालय के पास ही है। हिमालय बहुत बड़ा, उसी को डिवाइड किया है। तीसरा आपका लेसर हिमालय। लेसर हिमालय, जितने हिल स्टेशन है वो लेसर हिमालय में आ जाते हैं। हिमालय हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब लेसर या लोअर हिमालय। ये ज्यादा वाइड नहीं है, 60 से 80 किलोमीटर ही वाइड है और लगभग 2500 किलोमीटर की लेंथ है। जो खूबसूरत हिल स्टेशन है ना, वो लेसर हिमालय में ही आते हैं। और आखिरी में आता है आउटर हिमालयास। अब ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये 4 में डिवाइडेड है। आप आइए सीधा मैप पे देखो, ये, अरे इधर चला गया मेरा, ये है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। इसको कहते हैं पामिर नॉट। पामिर नॉट आपको पता है ना, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ध्यान से देखना, ये पामिर नॉट है, पामिर की गांठ। पामिर नॉट में एक ब्रांच, पामिर नॉट 3 में डिवाइडेड है। एक गई है, एक देख सकते हैं ना कुनलुन, ये कुनलुन माउंटेन है जो कि पूरा चाइना तक गई है। एक आपका, अरे यार, एक आपका हिंदू कुश है जो कि पाकिस्तान की साइड गया है। और नीचे आपका हिमालय आ जाता है, ठीक है। तो पामिर नॉट बेसिकली 3 में डिवाइडेड। एक तो ऊपर हिमालय चला गया, एक हिंदू कुश माउंटेन और कुनलुन। अब अगर ट्रांस हिमालय की, सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करेंगे हम, ठीक। ट्रांस हिमालय की बात करें, इसको तिब्बतन हिमालय भी बोला जाता है। ये 4 पार्ट में डिवाइड है,
किसमें? माउंटेन जो रेंजेस होती है ना उसका डिवीजन होता है। सबसे पहले आती है आपकी काराकोरम, ध्यान से देखना। फिर आती है आपकी, नीचे जाते जाओ, लद्दाख। फिर आती है आपकी जस्कर और फिर ये कैलाश। इसको याद कैसे करेंगे? का ला जाम, ठीक है। काला जाम, काराकोरम, लद्दाख रेंज, जस्कर। म क्या है यार? म एक्चुअली कुछ नहीं, आप उसमें के लगा लो, कैलाश। तो ट्रांस हिमालय 4 में, फिर से बता रहा हूं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। समझे? काराकोरम की बात करते हैं सबसे पहले। काराकोरम आप देख रहे हो, ये पूरा पाकिस्तान, बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, इंडिया और चाइना को कवर करती है। ऊपर है ना ये, देखो ना, ये पूरा ये हिंदू कुश माउंटेन पूरा ये एक्सटेंडेड है, ये पाकिस्तान को कवर करेगी। इनफैक्ट अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान भी जाती है। काराकोरम रेंज बहुत बड़ी है। ये वाखान बॉर्डर जो कि अफगानिस्तान से, वहां से शुरू होते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान, उसको कवर करते हुए लद्दाख तक आती है भारत में, और चाइना को भी कवर करती है। काराकोरम, अब आप समझ ही गए होंगे, इट इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। फर्स्ट हाईएस्ट कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत बड़ा है ना, सीधा अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान से पूरा कवर करते हुए फिर इधर भारत, पाकिस्तान और उसके बाद सीधा चाइना। ओके, सेकेंड पार्ट में आती है आपकी लद्दाख रेंज, काराकोरम से ठीक नीचे। देखो एग्जाम में अक्सर नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ लगाने को आता है। तो अगर मान लो जैसे लद्दाख, काराकोरम, जस्कर आपको दे दी जाए तो आप आसानी से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्थ टू साउथ, सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, फिर कैलाश। तो लद्दाख रेंज की बात करें तो लद्दाख रेंज काराकोरम रेंज का सदर्न एक्सटेंशन है। आप काराकोरम से थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको मिल जाएगी लद्दाख रेंज। ये 203 मील मतलब 370 किलोमीटर तक चलता है, बहुत बड़ा है, ठीक है। और देखो लद्दाख, कैलाश और लद्दाख लगभग एक ही है। जब लद्दाख थोड़ा और एक्सटेंड होता है तो उसको कैलाश रेंज बोलते हो। कैलाश आपको पता ही है ना, कैलाश पर्वत, भगवान शिव यहीं पे तो हैं। लद्दाख रेंज में चौरबात हो गया, खारडुंगला हो गया, चांगला हो गया, ये सब पासेस हैं। लद्दाख रेंज भारत के पूरे लद्दाख के रीजन को कवर करता है। फिर नीचे आता है जस्कर रेंज। जस्कर रेंज की अगर बात करें तो अगेन ये लद्दाख रेंज में ही आता है, ठीक है। मतलब लद्दाख रेंज से थोड़ा सा नीचे आता है अगर आप जाएंगे। और जस्कर रेंज भी लगभग अगर एलिवेशन की बात करें तो 58,800 मीटर अबव द सी लेवल है और 300 किलोमीटर है। ज्यादा यहां पे आपको पीक्स नहीं मिलेंगी। और फिर आपका आता है कैलाश रेंज। मैंने बताया लद्दाख जब साउथ की तरफ जाता है तो कैलाश रेंज है। कैलाश रेंज की अगर बात करें या कैलाश रेंज की बात करें, चाइनीज में इसको गांग दीशी शान बोला जाता है या कांग तिशु बोला जाता है। ये हमारे लिए बड़ी रिलीजियस प्लेस है। कहते हैं ना कैलाश में वैसे अगर आपको जाना, आप ऐसे जा भी नहीं सकते। कैलाश में ना कोई ट्रांसपोर्ट, आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है। कैलाश मानसरोवर है कि नहीं, होली साइट है ये, हिंदुओं के लिए भी और बुद्धिस्ट के लिए भी, दोनों के लिए होली साइट है। और इसको भगवान शिव का घर भी बोला जाता है। तो कैलाश यात्रा आप ऐसे कर भी नहीं सकते। कैलाश यात्रा में पहली बात तो बहुत पैसे देने पड़ते हैं, 1-1.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। वो ग्रुप में परमिशन लेनी है ना तो ग्रुप में ही आपको मिलेगी। अकेले करोगे तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, कर ही नहीं सकते। इंडस नदी यहीं से ही, जो कैलाश रेंज की नॉर्दर्न स्लोप है ना, यहां से ही। और इतनी खूबसूरत जगह है दोस्तों, ज्यादातर लोग जो यहां पे जाते हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं, ऐसा है। ये हिमालय, ये ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय किसमें डिवाइडेड है? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। समझ गए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर आता है आपका लेसर हिमालय। इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल हिमालय भी होता है। देखिए लॉन्गिट्यूडनल, इसमें वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, ये सब भी आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, वो आप इसी में ही समझ जाओ। लेसर हिमालय की बात करें तो शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में आता है। ग्रेटर हिमालय नॉर्थ में है। देखिए अगर यहां पे होगा तो मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। अरे यार मेरा कर्सर में, ये है आपकी ये अच्छा, ये माजिद हुसैन। मैंने ज्योग्राफी बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर किया, आप देखिएगा। माजिद हुसैन हो गया, खुल्लर हो गया और वेबसाइट्स हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने ज्योग्राफी कवर की है, इंडियन ज्योग्राफी। आप देखिएगा, मजा आ जाएगी। तो ये है आपकी शिवालिक रेंजेस। अब शिवालिक रेंज जो है वो ग्रेटर हिमालय जो कि नॉर्थ में है, और नीचे आता है आपका
शिवालिक्स, इन दोनों के बीच में आपका आता है लेसर हिमालय। ठीक है, ये आपकी शिवालिक, ये ग्रेटर हिमालय, इन दोनों के बीच में ये जो रेंज है ये आपकी आएगी, इट इज नोन एज लेसर हिमालयाज। ये बिल्कुल पैरेलल है, हिमाचल या लोअर हिमालय के बिल्कुल पैरेलल चलता है। ठीक है, यहां पे इसको मिडिल हिमालय भी बोला जाता है, और यहां पे आपको उत्तराखंड मिलेगा, नाग टिब्बा रेंजेस मिलेंगी, बहुत ही खूबसूरत है, टूरिस्ट स्पॉट है। पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, महाभारत लेक जो कि नेपाल में है, नेपाल तक एक्सटेंडेड है, ये सब इसमें आती हैं, समझे। पीर पंजाल की बात करें, इसको कश्मीर में लेसर हिमालय को पीर पंजाल बोला जाता है, ये कश्मीर में है। और जो आप खूबसूरत वादियां देखते हैं ना, ये पीर पंजाल की ही वजह से है। झेलम रिवर से लेकर पूरा अपर बीच तक जाती है, 300 किलोमीटर लंबी है ये। और ये जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां, आप चले जाओ कश्मीर में यार, दिमाग खराब हो जाएगा आपका, धरती का स्वर्ग है। और क्या, एक तरफ जम्मू है, एक तरफ कश्मीर है, जम्मू श्रीनगर, और कश्मीर को ये आपका बानीहाल पास जोड़ता है कि नहीं। जस्कर रेंज और पीर पंजाल के बीच में ही कश्मीर आता है। देखिए, दो पहाड़ियों के बीच के जो रीजन होता है उसको कहते हैं घाटी, है कि नहीं। तो कश्मीर घाटी जो है वो दो पहाड़ी, एक तरफ है पीर पंजाल, एक तरफ है जस्कर, इसी के बीच में ही स्थित है क्या, कश्मीर। तभी बहुत ही खूबसूरत है। और जब देखो सर्दियों में बर्फ गिरेगी और जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है, आहा हा, सोनमर्ग, गुलमर्ग कश्मीर में एकदम खूबसूरत हो जाते हैं। आपको ग्रासलैंड्स नजर आएंगे जब बर्फ पिघलती है, इतना सुहावना मौसम हो जाता है और इतना खूबसूरत लगता है कश्मीर। कश्मीर क्या, कोई भी हिली रीजन, कश्मीर स्पेशली सोनमर्ग, गुलमर्ग इसी के लिए फेमस है। जब बर्फ पिघले तब आप देखिए, तो शिमला, मनाली, डलहौजी ये सब यहां पे ही आएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं आउटर हिमालयाज की। आउटर हिमालयाज की बात करें तो ये ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालय के बीच में है। ठीक है, मतलब ये सबसे नीचे आते हैं, ये ग्रेट हिमालयन रेंज है। इसके बाद ये देखो, आउटर हिमालय को शिवालिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो जम्मू हिल हो गया, और अरुणाचल में दाफिया, मिरी, अबोर, मिश्मी हिल्स हो गया, फिर डोंडवा रेंज हो गया, चूरिया घाट हो गया नेपाल में, ये शिवालिक कवर करता है। मतलब ये पूरा इंडिया से लेकर, नॉर्थ ईस्ट से लेकर और पूरा आपके नेपाल तक जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और लगभग 2500 किलोमीटर तक चलता है, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है। ये मुड़ जाता है, ये क्या करेगा ना, ये बिल्कुल जाएगा, फिर नॉर्थ ईस्ट में एकदम से टर्न लेगा। देखो हिमालय क्या है ना, जब पाकिस्तान से शुरू होता है तो बहुत ही चौड़ा है, लेकिन जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट तक जाता है ना, बहुत ही पतला होता जाता है, सकरा होता जाता है। इसीलिए विड्थ जो है ना, विड्थ, इसकी चौड़ाई, शिवालिक की चौड़ाई जो है, आउटर हिमालय को शिवालिक भी बोलते हैं, बहुत ही कम है। जब ये नॉर्थ ईस्ट में 50 किलोमीटर से, हिमाचल में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जाते जाते अरुणाचल प्रदेश में जब तक ये जाता है तो 15 किलोमीटर तक रह जाती है। समझे आप, ये हिमालय की बात हो गई। हिमालय को मैंने समझा दिया, और बहुत अच्छे से समझना है तो आप मेरे लेक्चर्स देखिए, मैंने 8 लेक्चर्स लिए हिमालय पे। अब हम बात करते हैं किसकी, नॉर्दर्न प्लेन की, इंडो गैंजेटिक प्लेन जिसको बोला जाता है। हिमालय से नीचे आओ तो आपको द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स मिलेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत कुछ आ गया, अभी हम मैप में देखेंगे। इंडो गैंजेटिक प्लेन या इंडस गंगा प्लेन या नॉर्थ इंडियन रिवर प्लेन, सब कुछ इसको बोला जाता है। यह लगभग 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है ना। ये देख रहे हो ना, मैप देखो, ये ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, इसमें पंजाब, राजस्थान, अपर गंगा प्लेन, मिडिल प्लेन, उसके बाद ये नॉर्दर्न माउंटेन, तो चलिए ऊपर ये लोअर गंगा प्लेन, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन, सब आ गया इसमें। तो लगभग 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फर्टाइल प्लेन है ये। भारत में जो खेती होती है ना, 40 से 50% यहां से ही आती है। पंजाब में, पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, और जहां पे नदियां आएंगी वहां पे खेती होगी। तभी आपने देखा ना, किसान आंदोलन में सबसे आगे हरियाणा, पंजाब के किसान है। ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले पंजाब, क्योंकि खेती के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। पाकिस्तान को भी कवर करता है ये, बांग्लादेश को भी कवर करता है ये, नेपाल को भी कवर करता है, जिसको इंडो गैंजेटिक प्लेन बोला जाता है। जहां से गंगा जाएगी, गंगा हिमालय से आती है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हिमालय नहीं होते तो नॉर्दर्न प्लेन्स नहीं होते। ओके,
इस इसको इंडस और गंगा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इंडस और गंगा दोनों ही यहां से निकलती है। जम्मू प्लेन्स आते हैं, अगर नॉर्थ में आप चले जाएंगे तो जम्मू आप आ जाइए। मैं आपको मैप इंडिया का, हाँ देखो, ये देखो, वाह वाह क्या बात है, ओहो जम्मू प्लेन्स आ गया आपका नॉर्थ में। फिर अगर नीचे जाएंगे तो पंजाब आ गया। फिर ये पाकिस्तान को भी कवर करता है, ये पाकिस्तान भी आता है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया भी आता है। फिर सिंध, ये पाकिस्तान के जो फर्टाइल रीजन है ना, ये भी इंडो गैंजेटिक प्लेन में आ जाएगा। फिर गंगा यमुना दोआब, जब दो नदियां मिलती हैं उसको दोआब कहते हैं। पंजाब में दोआब बहुत फेमस है, अभी उसकी भी हम बात करेंगे। फिर रोहिलखंड आ गया प्लेन्स, अवध प्लेन्स हो गया, पूर्वांचल, बिहार प्लेन, नॉर्थ बंगाल प्लेन। ये जहां जहां गंगा इंडस नदी जाएगी ना, उसी को ही हम कहते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन। हिमालयन रिवर सिस्टम जहां तक जाएगा, अरुणाचल प्लेन भी है, ब्रह्मपुत्र वैली भी है, उसी को कहेंगे। अब ये क्या है, ग्रेट प्लेन्स को हम 4 डिविजन्स, जैसे हिमालय के 4 डिविजन्स थे, ग्रेट प्लेन्स के भी 4 डिविजन्स है। सबसे पहले आता है भाबर, ठीक है। भाबर क्या है, भाबर की बात करें तो भाबर जो है वो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है, हिमालय के फुटहिल्स पे आता है। मतलब जब हिमालय खत्म होता है तो भाबर रीजन शुरू होता है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो नीचे, जब पहाड़ एकदम नीचे आप देखेंगे तो कंकड़ पत्थर होते हैं। कई जगह आपने देखा होगा नदियां भी बह रही होती हैं। तो भाबर बेल्ट जो होती है वही बेल्ट है। जब हिमालय के आप बिल्कुल नीचे आएंगे तो हिमालय के नीचे पहाड़ है, मतलब आप, वो भी तो पहाड़ी है ना, वहां यहां पे आपको कंकड़ पत्थर बहुत मिलेंगे जो एक्सट्रीमली परवियस है। अब दोस्तों भाबर बेल्ट में खेती नहीं हो सकती, कंकड़ पत्थर में कहां खेती करोगे, समझ गए। दूसरा है आपका तराई बेल्ट, भाबर से बिल्कुल लगा हुआ तराई बेल्ट, ये 15 से 30 किलोमीटर वाइड है, यानी कि भाबर से दुगना। भाबर का जो साउथ वाला रीजन है, भाबर से आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको तराई मिलेगा। अब नाम ही आप देख रहे हो तराई, ये मार्ची ट्रैक्ट होता है। नदियां जो हैं वो बिल्कुल पहाड़ को काटते हुए फिर भाबर में, तराई में जाएंगी, तो इसलिए इसको बहुत ही मार्ची बनाती हैं। और फर्टाइल है, यहां पे आपको जंगल मिलेंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। सीतापुर, रामपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, ये सब तराई रीजन में ही आते हैं। फिर आता है आपका बांगर, बांगर और खादर। देखो फर्टिलिटी मतलब एलुवियल सॉइल है कि नहीं, जितना ज्यादा फर्टाइल रीजन, फर्टाइल मतलब एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट है खेती के लिए। और गंगा जो है वो साथ में मट्टी, देखो क्या होता है जब नदी आती है ना, जब पहाड़ों से नदी आती है, पहाड़ों से ही नदी निकलेगी तो पहाड़ों को एक तो काटती हुई निकलती है। भाई एक बात बताओ कि एक खूब बड़ा पहाड़ है और लगातार नदी बह रही है तो पहाड़ों को काटेगी। अब पहाड़ों को काटेगी तो अपने साथ मिट्टी, पत्थर, कंकड़ सब लेके आती है और वो एक जगह डिपॉजिट करेगी। जब पहाड़ से नदी नीचे उतरती है तो बहुत तेज धार होती है, लेकिन जब वो प्लेन्स पे आएगी तो उसकी धार धीमे होगी ना, तो जो वो साथ में लेके आई वो डिपॉजिट करेगी। अब जब उसने डिपॉजिट किया तो वही हो गया आपकी सॉइल और वो हाईली फर्टाइल होगी। यहां से ही एलुवियल सॉइल का जन्म होता है। तो इसीलिए जहां जहां गंगा जाएगी वो रीजन बहुत आसपास का फर्टाइल होता है। तो एलुवियम की बात करें, एलुवियल सॉइल की बात करें तो इसमें 2 पार्ट है। एक है आपका खादर रीजन। खादर रीजन वो है जब नदी आप बिल्कुल नई नई मिट्टी लेके आई है, न्यू एलुवियम जिसको बोलते हैं। नदी के किनारे आपको खादर मिलेगी। बांगर जो है वो ओल्ड, जैसे मान लो कि अभी खादर जो है वो खादर लेके आई लेकिन बहुत टाइम बाद पुरानी हो गई, नई सॉइल आती गई, नई एलुवियम आता गया, तो बांगर जो है इसको ओल्डर एलुवियम कहते हैं और खादर नया एलुवियम। डेफिनेटली खादर जो है वो ज्यादा फर्टाइल होता है बांगर से। और जहां 2 नदियां मिलती हैं, 2 नदियों के बीच के रीजन को क्या कहते हैं, दोआब। ठीक है, तो ये 4 रीजन हैं। उसके बाद प्लेन्स की बात करें, इंडो गैंजेटिक तो आपके पंजाब प्लेन से, पंजाब प्लेन बहुत ही ज्यादा, इसमें आपको एलुवियल प्लेन्स मिलेंगे। पंजाब में भाई 5 नदियां मिलेंगी ना, पंजाब में पाकिस्तान का प्रोविंस, पाकिस्तान का पंजाब भी आ जाता है। पंजाब और हरियाणा को मिला दें तो लगभग 99,000 मतलब 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलेज, ये सब पंजाब का हिस्सा है।
है कि नहीं। फिर राजस्थान प्लेन्स आ जाता है, फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आ जाता है, ये सब आपके ग्रेट प्लेन्स में आएंगे। आप देख लीजिए यहां पे पॉज करके। ओके, आगे बढ़ा जाए। एक चीज और बता दूं, दोआब की हम बात कर रहे थे, तो देखिए दोआब दो नदियों के बीच की जगह, मतलब जैसे पंजाब में अगर आप देखेंगे तो पंजाब में टोटल 5 दोआब पाए जाते हैं, बहुत ही, जो पंजाब को बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाते हैं। इन दो नदियों के बीच में आप खेती कर लीजिए, खादर बहुत बढ़िया है यहां पे। एक होता है बिष्ट, 20 और सतलज, बारी 20 और रावी, रचना रावी और चेनाब, छज चेनाब और झेलम, सिंध सागर इंडस और मतलब सिंधु और झेलम। तो ये दोआब इनको बोला जाता है, जो कि ग्रेट प्लेन्स में, जो कि पंजाब प्लेन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम आ गए हैं पेनिनसुलर प्लेटू पे। पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, चलो पेनिनसुलर प्लेटू ही पहले देखो, यहां पे आप समझो, हम अभी तक क्या समझ गए, हिमालय, हिमालय को हमने पूरा पढ़ लिया। यहां पे आओ, अरे वो किधर चला गया मैप वाला, फ्लिपिंग होगी या थोड़ा सा झेल लेना। इसमें एक ये एनसीईआरटी के मैप से आपको बता दो, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। ये है आप क्या, हिमालय, हिमालय हम पढ़ चुके, ठीक है ना, ये वाला रीजन हम देख लिए। फिर उसके बाद आता है आपके नॉर्दर्न प्लेन्स, वो भी हम देख लिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे अरावली, विंध्या और सतपुड़ा और ये प्लेटू की, जिनको पेनिनसुलर प्लेटू बोला जाता है। यस, पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले आती है आपकी अरावली, जो कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ये सब माउंटेन रेंजेस हैं, लेकिन ये पेनिनसुलर इंडिया की, पेनिनसुलर क्या है, एक पार्ट जमीन, दूसरा पार्ट समुद्र से कवर, मतलब समुद्र से टच। तो भारत एक पेनिनसुला भी है, मतलब देखो हिमालय में तो कुछ आपको समुद्र दिख रहा है क्या अगल बगल, नहीं, लेकिन अगर आप नीचे आओगे तो ये समुद्र इधर ये आपका है अरेबियन सी, ये आपका बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशन। तो भारत का जो पठार है, जो प्लेटू है, वो पेनिनसुलर, यानी कि इंडिया इज अ पेनिनसुला। नीचे अगर आप जाओगे, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है। तो अरावली की बात करें तो अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है भारत की, ये लगभग 692 किलोमीटर लंबी है, ये है अरावली। इसको कई बार क्या है, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ लगाने को आ जाता है। ठीक है, अरावली दिल्ली से शुरू होकर पूरा गुजरात तक जाती है। अब आप बोलेंगे सर राजस्थान को, बिल्कुल कवर करती है यार। अरावली दिल्ली को, गुजरात को और उसके बाद राजस्थान को, हरियाणा को तक को कवर करती है, हरिद्वार को भी कवर करती है। अरावली ज्यादातर राजस्थान को ही कवर करती है, और ये पैरेलल है, जब मानसून आता है ना तो इसीलिए राजस्थान में बारिश नहीं होती है, क्योंकि ये यहां पे अरावली रेंजेस हैं। अब जब बारिश होती है ना तो ये बिल्कुल समकालीन पैरेलल है, ऊपर निकल जाता है मानसून, तो इसीलिए राजस्थान के एरिया को बारिश नहीं मिल पाती है। इंडियन मानसून पे मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर बनाया है, आप देखिएगा। माउंट आबू अपने बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, वो यहां पे आता है, ये मेन रेंज है। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है माउंट आबू की। फिर पीपली घाट हो गया, दासूरी पासेस, ये सब है। देखिए पासेस आपको मैं बता दूं, पासेस माउंटेन रेंजेस की बीच की जगह, जैसे बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा। अब पहाड़ के उस पार आप कैसे जाएंगे, जाना बहुत जरूरी है ना। तो ये जो नदियां काट काट के पहाड़ों को बनाती हैं, मतलब नदियां जो है पहाड़ों को काटती हैं, या पहाड़ों को जो काटा जाता है उसको पासेस कहते हैं। तो रेलवेज, रोडवेज जो है इन्हीं पासेस के थ्रू ही बनाई जाती है, सुरंग इन्हीं पासेस के थ्रू पहाड़ों को काट के बनाई जाती है, ताकि मूवमेंट जो है वो बेटर हो, वरना तो हम रह ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। इस तरीके का हिसाब किताब है। तो ये है अरावली। अरावली फिर आता है आपका विंध्यन, नीचे आएंगे तो आपके विंध्यन रेंजेस आती है। विंध्यन रेंजेस की बात करें, देखिए अच्छा एक चीज और, अरावली से लूनी निकलती है। लूनी नदी आपने देखा होगा, विंध्या से निकलती कि अरावली से निकलती है, मैं भूल गया, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। लेकिन लूनी नदी राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है ना। राजस्थान की इकलौती तो नदी है लूनी, जो पूरा राजस्थान को कवर करेगी। विंध्यन की बात करें तो यह है विंध्या, और विंध्यन रेंज एमपी को कवर करती है, आप देख ही सकते हैं, है कि नहीं। नर्मदा वैली के बिल्कुल, ये नर्मदा वैली है, इसके बिल्कुल पैरेलल चलती है विंध्यन रेंज, और ये गुजरात से लेकर पूरा बिहार तक को भी मतलब कवर करती है। 1200 किलोमीटर का विंध्यन रेंज का डिस्टेंस है, और फिर कैमूर हिल्स तक पूरी जाती है। ये चंबल, बेतवा, केन जो है वो यहीं से ही निकलती है।
फिर आता है आपका सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंजेस अगेन, सतपुड़ा की बात करें, ये गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ को इनको कवर करती है। आप सीधा मैप से देखो, ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो। सबसे ऊपर अरावली, बीच में विंध्यन और उसके नीचे आती है सतपुड़ा। और ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ही अमरकंटक है जहां से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। और नर्मदा नदी देखिए स्लोप, ओके, एक और बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूं। नर्मदा और तापी नदी जो है वो अरेबियन सी में गिरती हैं। मैं आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा यहां पे। आप, ये है बे ऑफ बंगाल, और आपने सुना होगा ज्यादातर नदियां बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती हैं। ज्यादातर क्या, भारत की सभी नदियां बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती हैं। ऐसा क्यों? ढाल जो है ना वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है, और आपको पता ही है कि जहां पे ढाल होगी पानी दूसरी तरफ ढाल के थोड़ी ना गिरेगा, पानी तो इधर गिरेगा ना। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है आपकी सतपुड़ा। तापी नदी जो है वो ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ द सतपुड़ा से ओरिजिनेट होती है, एंड सेम विद नर्मदा, नर्मदा भी सतपुड़ा से ओरिजिनेट होती है। तो ये दोनों नदियां जो हैं, अब देखो सतपुड़ा की ढाल जो है, वैसे तो भारत ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो ढाल बे ऑफ बंगाल की तरफ है, लेकिन सतपुड़ा की ढाल है आपकी अरेबियन सी की तरफ। तो इसीलिए नर्मदा और तापी हमेशा अरेबियन सी तक, अरेबियन सी पे जाती हैं, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं। वैसे ज्यादातर नदियां हमारी वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं और फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, है कि नहीं। स्लोप है ये, सूरत पे स्लोप, ये बहुत ही तगड़ा हो जाता है इस तरीके से। गोदावरी नदी जो है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ये इसके साउथ में आती है। महानदी भी यहां से ही निकलती है, और गोदावरी और महानदी जो है ये सब बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। बट खैर मैं यहां पे रिवर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको रेंजेस बता रहा हूं। रिवर का एक अलग लेक्चर लूंगा अगर आप चाहेंगे तो, रिवर एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो ये है आपकी सतपुड़ा रेंजेस। प्लेट्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं बुंदेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, बाघेलखंड, डेक्कन प्लेटू, मालवा प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, ये सारे प्लेटू आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं कि नहीं। एक एक करके सबकी बात करते हैं। मालवा प्लेटू की पहले बात करते हैं। मालवा प्लेटू आप जैसे कि मैप में देख रहे हो, काफी बड़ा प्लेटू है ये। मालवा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को ऑक्यूपाई करता है। यहां पे एमपी के डिस्ट्रिक्ट आते हैं मालवा प्लेटू की बात करें, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में चले जाएंगे तो मेवाड़ आ जाएगा राजस्थान का। साउथ में चले जाएंगे, साउथ ईस्ट में तो वही विंध्यन रेंज आ जाएगी, और नॉर्थ में चले जाएंगे तो बुंदेलखंड प्लेटू आ जाएगा। लेकिन मालवा प्लेटू बेसिकली आपके एमपी को कवर करता है, ठीक है। चेनाब कह रहे हो, चंबल रिवर, माही रिवर और आपकी बेतवा रिवर, ये सब यहां से होते हुए गुजरती हैं मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो 3 सीजन आपको देखने को मिलेंगे, समर, रेन्स और विंटर। मार्च से मई तक भयंकर गर्मी पड़ती है। समर मंथ में 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। जून से यहां पे बारिश होनी शुरू हो जाती है और ये लगभग 3 से 4 महीने तक होता है। विंटर सबसे ज्यादा होता है यहां पे, जाड़ा बहुत पड़ता है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक यहां पे जाड़ा पड़ेगा। मालवा प्लेटू की बात करें, नीचे आपका आ जाएगा डेक्कन प्लेटू, यह है आपका डेक्कन प्लेटू। मालवा प्लेटू को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, लेक्चर्स देखिए बेटा। डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज को डेक्कन, ये देख रहे हो ना यहां पे, ये पूरी की पूरी वेस्टर्न घाट है। ये डेक्कन प्लेटू पूरा इसको कवर करता है। फॉरेस्ट है यहां पे, बट दे आर एक्चुअली ड्राई। फॉरेस्ट यहां पे आपको बहुत ही हरे भरे नहीं मिलेंगे। ज्यादातर जो डेक्कन प्लेटू पेनिनसुलर प्लेटू की जो रिवर्स है, भारत में एक रिवर सिस्टम तो है आपका हिमालयन, दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है जो भारत के पेनिनसुलर से निकलती हैं, विंध्यन सतपुड़ा रेंजेस से, यहां से रिवर निकलती है प्लेटू से। तो ज्यादातर जो डेक्कन प्लेटू की रिवर है, जैसे गोदावरी हो गया, और उसकी गोदावरी हो गया, फिर आपकी इंद्रावती हो गया, और कृष्णा रिवर हो गया, भीम रिवर हो गया, तुंगभद्रा हो गया, वो ईस्ट की तरफ जाएंगी, बे ऑफ बंगाल की तरफ।
और ये पूरा सेंट्रल प्लेटू में काफी ज्यादा आपको नदियां देखने को मिलेंगी। वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज है जो कवर करती है यहां पे वेस्टर्न घाट्स, इसके बिल्कुल पैरेलली चलते हैं। नीचे कर्नाटक प्लेटू है, कर्नाटक प्लेटू बिल्कुल डेक्कन प्लेटू से लगा हुआ है, इसको मैसूर प्लेटू भी बोला जाता है। अगर हम कर्नाटक प्लेटू की बात करें तो यहां पे आपको कावेरी रिवर मिलेगी। कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्र, शारावती, भीम, ये सारी नदियां जो हैं वो यहां पे मिलती है। शारावती में तो सबसे जो जॉग फॉल्स है, हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया की, जॉग फॉल्स, ये आपको शारावती में ही मिलेगी और ये आपको कर्नाटक प्लेटू में ही मिलेगा। डेक्कन प्लेटू में बहुत बड़े बड़े शहर बसे हुए, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, डेक्कन प्लेटू में आता है। डेक्कन प्लेटू में एक समय डेक्कन सल्तनत भी थी ना, है कि नहीं। कर्नाटक प्लेटू की बात करें तो कर्नाटक प्लेटू तो खैर कर्नाटक तो पूरा स्टेट है, कर्नाटक और कुछ पार्ट ऑफ तमिलनाडु को कवर करता है। ये साउथ में नीलगिरी है, यहां से ये प्लेटू इमर्ज, मतलब ये प्लेटू जब जाता है तो ये नीलगिरी आ जाएगा ना, नीलगिरी माउंटेन्स। साउथ में भी माउंटेन रेंजेस हैं, तमिलनाडु, केरल, ये बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत माउंटेन। ऊटी जो है, ऊटी साउथ की ही माउंटेन नीलगिरी में तो है। तो प्लेटू जो है ये नीचे जाके नीलगिरी से मर्ज होता है। अच्छी खासी बारिश होती है यहां पे, आपको पेड़ पौधे वनस्पतियां बहुत मिलेंगी, बहुत सारे जंगल्स मिलेंगे और उन जंगलों से हम टीक हो गया, सैंडलवुड हो गया, यूकैलिप्टस हो गया, ये सब मिलता है। इन प्लेटू की सबसे खास बात यह है कि हमको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं और इन्हीं मिनरल्स से हम एनर्जी जनरेट करते हैं। गोल्ड रिजर्व्स मिलते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड्स, वो मूवी आई थी ना केजीएफ, ये भी आपको यहीं मिलेगा। यहां पे ये सॉइल भी कॉटन के लिए बहुत, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल ना यहाँ पे, शुगर केन के लिए, पीनट, टोबैको, फ्रूट्स, कोकोनट्स, जितने भी कमर्शियल क्रॉप्स हैं आपको कर्नाटक प्लेटू में मिलेंगे। इसीलिए कर्नाटक बहुत अमीर भी है। अब आइए आप छोटा नागपुर प्लेटू पे, डेक्कन प्लेटू देख लिया, कर्नाटक छोटा नागपुर प्लेटू पे आइए। छोटा नागपुर प्लेटू आपने बहुत सुना होगा, ये पूरे झारखंड एरिया को, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ को कवर करता है ये। ठीक है, अच्छे खासे शहर यहां पे बसे हुए हैं। 65,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये प्लेटू पूरा का पूरा इसका साइज है और इसमें आपके पट रीजन आता है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ दी छोटा नागपुर प्लेटू को कहते हैं हम पट रीजन। ठीक है, जो छत्तीसगढ़, लगभग छत्तीसगढ़ के एरिया को कवर करता है। फिर आता है आपका रांची प्लेटू। रांची प्लेटू जो है, झारखंड की कैपिटल है रांची, और रांची प्लेटू सबसे बड़ा प्लेटू है छोटा नागपुर प्लेटू का। ये प्लेटू डिवाइडेड है, सारे प्लेटू इनफैक्ट डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, दामोदर रिवर जो है वो यहां से ही ओरिजिनेट होती है और ये हजारीबाग प्लेटू से सेपरेटेड है। तो हजारीबाग प्लेटू को हम कैसे छोड़ दें। छोटा नागपुर के दूसरा पार्ट है हजारीबाग प्लेटू। हजारीबाग प्लेटू के दो पार्ट है, सब डिवाइडेड है हजारीबाग प्लेटू, एक है हायर और एक है लोअर। हायर प्लेटू को हजारीबाग प्लेटू और लोअर प्लेटू को कोडरमा प्लेटू बोला जाता है। भारत में सबसे ज्यादा मिनरल्स आपको छोटा नागपुर प्लेटू में मिलेंगे। बॉक्साइट, माइका, लाइमस्टोन, आयरन, कोल। दोस्तों, झारखंड छत्तीसगढ़ को रिसोर्स कर्स्ड स्टेट बोला जाता है। अगर झारखंड के सारे रिसोर्सेज, मतलब झारखंड छत्तीसगढ़ भाई, मतलब छोटा नागपुर प्लेटू के सारे रिसोर्सेज, मिनरल्स को हम यूज कर लें तो भारत सोने की क्या, हीरे की चिड़िया हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम 30 से 40% यहां का यूज कर पाते हैं। यहां इस एरिया में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, ज्योग्राफिकली ये इतना ज्यादा समृद्ध है और हम इसको टूरिस्ट स्पॉट भी, बहुत खूबसूरत नदियां जो है वो यहां से ओरिजिनेट होती हैं, वनस्पतियां हैं यहां पे, हम इस पूरे एरिया को टूरिज्म स्पॉट भी डेवलप। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नक्सलवाद है यहां पे। अभी नक्सली हमला हुआ था ना, दंतेवाड़ा है, यहां पे नक्सलवाद की दिक्कतें हैं, गरीबी की दिक्कतें हैं, ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स है, ज्यादातर लोग हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं और इसीलिए इसको रिसोर्स कट, जैसे अफ्रीका को रिसोर्स कट नेशन कॉन्टिनेंट बोला जाता है, हमारे यहां रिसोर्स कर्स्ड स्टेट छोटा नागपुर, मतलब इसी को ही बोला जाता है, इसी एरिया को बोला जाता है। स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू को। सब कुछ आपको यहां पे मिलेगा, मैसिव डिपॉजिट्स मिलेंगे। झरिया, रानीगंज, कोल फील्ड्स की बात करें तो पूरा का पूरा कोयला तो यहीं से उठाते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू से ही सब आता है।
मेरे मामा जी दोस्तों मैनेजर थे बोकारो स्टील प्लांट में, तो बातचीत होती है तो बताते हैं किस तरीके से। खैर कोयला भी एकदम डीप जाके आपको निकालना होता है। झरिया, रानीगंज, बोकारो, वेस्ट बोकारो, ईस्ट बोकारो, रामगढ़, कर्णपुरा, ये सब यहां पे ही आएगा। छत्तीसगढ़, झारखंड को पूरा ये प्लेटू कवर करता है। और प्रोटेक्टेड एरियाज है यहाँ पे बहुत ज्यादा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेल्मा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो झारखंड में है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बिहार में, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में। झारखंड में तो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कोदरमा हो गया, लावालोंग हो गया, पालामू टाइगर रिजर्व है झारखंड में, है ना। तोप चाची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं आप नोट कर सकते हैं, स्टैटिक में बहुत काम आएगा। तो बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ को कवर करता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको देखने को मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। पालामू टाइगर रिजर्व तो 1330 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि झारखंड में आता है। तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 600 स्क्वायर किलोमीटर की है, जो कि छत्तीसगढ़ में आती है। भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बिहार में आती है 910 स्क्वायर किलोमीटर है। एंड सेम विद तेलंगाना प्लेटू। तेलंगाना प्लेटू में भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, और शिलोंग प्लेटू के साथ भी यही हिसाब किताब है। आगे बढ़ते हैं। ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। ये मैप आप देख लीजिए प्रॉपर। डेक्कन प्लेटू हमने कवर कर दिया, छोटा नागपुर कवर कर दिया। अब हम आएंगे वेस्ट और ईस्ट घाट पे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स पे। चलो मैप में चलो। वेस्टर्न घाट्स देखो, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री बोला जाता है, बेनोवेलेंट माउंटेन्स। आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है। अरे यार ये एकदम कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी। जैसे ईस्टर्न घाट्स देखो कितनी डिसकंटिन्यूअस है। अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा, जरा पॉज करो और ये सोचो। बहुत सिंपल सा रीजन है, ये सोचो कि ईस्टर्न घाट इतना डिसकंटिन्यूअस क्यों है, और वेस्टर्न घाट्स दोस्तों बिल्कुल कंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला है। ये हॉट स्पॉट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट है। यहां पे 1600 किलोमीटर है ये इसकी पूरी लेंथ, जो कि केरल को, तमिलनाडु को, फिर कर्नाटक को, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात सबको कवर करता है। आधे इंडिया को पूरा कवर करता है वेस्टर्न घाट्स। और भाई कोंकण रेलवेज, मतलब ये पूरा पहाड़ों को काट के, जंगलों को काट के जो रेलवे बनाई, आय हाय हाय, इतना खूबसूरत कि क्या बताएं, है कि नहीं। तो वेस्टर्न घाट्स की जो एवरेज हाइट है वो 1200 मीटर है। बहुत सारे हिल स्टेशन आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे। इगतपुरी हो गया, महाबलेश्वर हो गया, ये सब हिल स्टेशंस आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे। घाट है यहां पे, थाल घाट हो गया, बोर घाट हो गया, ये सब घाट आपको मिलेंगे, है ना। और इन घाटों के बीच से रास्ता गया हुआ है। कोंकण कोस्ट जो कि महाराष्ट्र कोस्ट और गोवा है, कोंकण कोस्ट, कोंकण रेलवे तो बहुत ही खूबसूरत है। महाराष्ट्र और गोवा के बीच का जो रास्ता है वो तो, मतलब गोवा का जो रास्ता है उसके बाद जो पूरा वेस्टर्न और मतलब ये अरे यार कर्नाटक शुरू होता है, वो तो देखने लायक है। अगर रेलवे से कभी भी जाओ तो यहां पे प्लेन से मत जाना, या तो रोडवेज से जाओ या फिर ट्रेन से जाओ, मजा आ जाएगी। तो वेस्टर्न घाट्स कोंकण कोस्ट है, कोंकण कोस्ट में डिवाइड है, और उसके नीचे आता है आपका मालाबार कोस्ट। कोंकण कोस्ट में आपका महाराष्ट्र और गोवा आएगा, और मालाबार कोस्ट में आपका केरल और कर्नाटक आएगा। कहां गया मेरा कर्सर में अक्सर, हाँ ये रहा, ये आएगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो टोटल 39 एरियाज हैं यहां पे। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट को मिला दें तो टोटल 39 है। इसको हॉटस्पॉट बोला जाता है, डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिसमें अकेले केरल में ही 20 हैं, 10 कर्नाटक में, 5 तमिलनाडु में और 4 महाराष्ट्र में है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होने के कारण इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। लगभग 7,500 स्पीशीज आपको प्लांट्स की मिलेंगी, 2000 स्पीशीज आपको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की मिलेंगी, 140 मैमल की स्पीशीज, 500 बर्ड, 600 इंसेक्ट्स, बहुत ही खूबसूरत है। और बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं, है कि नहीं। और वेस्टर्न घाट्स के बारे में आपको क्या बताऊं, पीक्स आपको यहां पे मिलेंगी। वावुल माला हो गया, कुदेरमुख हो गया, पुष्पागिरी हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट पीक्स है। नीचे नीलगिरी आएगा, और नीलगिरी वेस्टर्न घाट्स को जोड़ती है ना। नीलगिरी एक तिराहा टाइप का बनाती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को सह्याद्री से जोड़ती है नीलगिरी, ठीक है। और एक गांठ टाइप की बनती है,
दादोबट्टा हो गया, माकुर्ती हो गया, ये इंपॉर्टेंट पीक्स हैं इस एरिया के। अगर साउथ में आप चले जाएं तो वेस्टर्न घाट्स पाल घाट या पलाक्कड़ गैप से सेपरेटेड है, इसको सेपरेट किया। आप देख रहे हैं ना, एकदम लास्ट में देखिए कार्डमम हिल्स आपको दिखेगी, ठीक है। अनाईमुड़ी यहां की हाईएस्ट पीक है। अगर साउथ इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ी पीक है अनाईमुड़ी। फिर 3 रेंजेस यहां पे निकलती हैं, 3 डिफरेंट रेंजेस यहां पे निकलती हैं। ये रेंजेस है अनामलाई नॉर्थ में, पालनी नॉर्थ ईस्ट में, और कार्डमम हिल्स आपके साउथ में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स नीचे नीलगिरी से जोड़ते हैं, और नीलगिरी से फिर फर्दर 3 चीजें निकलती है, 3 रेंजेस निकलती हैं। ऊटी आपको नीलगिरी में ही मिलेगा। अब आपको सवाल का जवाब देते कि वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस क्यों और ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस क्यों नहीं है। क्योंकि दोस्तों ईस्टर्न घाट्स में नदियां हैं, है ना। आप देख सकते हैं ना, सारी नदियां जो हैं वो ईस्टर्न घाट से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तो लगातार इस घाट को काटती जाती हैं, इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ईस्टर्न घाट्स आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सबको, कर्नाटक हो गया, इन सबको कवर करता है। और जो भारत की पेनिनसुलर इंडिया की 4 सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं ना, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सब ईस्टर्न घाट से बे ऑफ बंगाल में ही गिरेंगी, ठीक है। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है थार डेजर्ट, भारत का एकमात्र डेजर्ट, एकमात्र रेगिस्तान, मरुस्थल जिसको बोलते हैं, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट की बात करें तो ये राजस्थान का पूरा एरिया कवर करता है। लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है। नेचुरल बाउंड्री है ये इंडिया और पाकिस्तान। बैटल ऑफ लोंगेवाला यहीं से लड़ी गई थी ना, इधर पाकिस्तान है, इधर राजस्थान है, मतलब भारत है, तो उसको बीच में डिवाइड करता है थार डेजर्ट। दुनिया का 17वां सबसे बड़ा डेजर्ट है। 85% जो है डेजर्ट वो इंडिया में है, 15% पाकिस्तान में है, ठीक है। ये हिसाब किताब है। थार डेजर्ट की बात करें तो भारत की जो पूरी ज्योग्राफी है उसका खाली 5% है। आप देख रहे हो भारत की ज्योग्राफी कितनी डाइवर्स है। आपको यहां पे माउंटेन रेंजेस मिल रही हैं, आपको यहां पे डेजर्ट मिल रहा है, आपको यहां पे कोस्टल प्लेन्स मिल रहे हैं, आपको सब कुछ यहां पे मिल रहा है। इसीलिए कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। 60% से ज्यादा डेजर्ट राजस्थान में मिलता है, मतलब आधे से ज्यादा एरिया को राजस्थान में मिलेगा। जैसलमेर हो गया, अजमेर हो गया, ठीक है, ये सब डेजर्ट एरिया है। और बाकी का गुजरात, पंजाब और हरियाणा, इसको मरुस्थल बोला जाता है। बारिश यहां पे लगभग ना के बराबर है। जहां पे बारिश नहीं होगी, जैसे मान लो अगर यूपी में बारिश होना बंद हो जाए तो वो भी डेजर्ट एरिया ही हो जाएगा, है ना। आपने देखा होगा कि जब जो एरिया यूज नहीं होता वहां पे धूल जम जाती है, तो कभी कभी जब पूरे एरिया में धूल धक्कड़ जम जाती है तो उसको डेजर्ट कहते हैं। हाँ, एकदम ऐसे सिंपल सा कंसेप्ट है। ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है ना जिसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ समझ सकते हो। तो अरावली और रन ऑफ कच्छ के बीच में आता है थार डेजर्ट, ठीक है। बड़े बड़े सैंड ड्यून्स मिलेंगे। सैंड ड्यून्स मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं, सैंड के पहाड़, सैंड ड्यून्स। लूनी रिवर ओनली रिवर है जो कि यहां पे राजस्थान में आपको मिलेगी। रेनफॉल बहुत बहुत कम होती है, लेकिन आपको यहां पे सॉल्ट वाटर लेक जरूर मिल जाएगी। सांभर लेक हो गया, दिदवाना लेक हो गया, पचपाड़ा हो गया, ठीक है, ये सब आपको राजस्थान में मिलेगी। भाई उदयपुर को तो सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है, तो सॉल्ट वाटर लेक आपको जरूर यहां पे मिलेगी। और देखिए पानी की कमी है तो इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम यहां पे है ना, पूरा बनाया था वो ताकि राजस्थान के लोगों को यहां पे पानी मिल सके। प्रोटेक्टेड एरियाज में डेजर्ट नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क आपको यहां पे मिलेगा, थार डेजर्ट में ही मिलेगा। और आप ये मत समझिए कि यहां पे लोग नहीं रहते, यहां पे अच्छे खासे लोग रहते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल लगभग 600 650 किलोमीटर लंबा है, तो अच्छे खासे लोग रहते हैं यहां पे। 44 गांव मिलेंगे आपको थार डेजर्ट के ही अंदर। आप गांव छोड़िए, यहां पे बंगाल फॉक्स, वुल्फ, बस्टर्ड, ये सब मिलेंगे। सुंदर माता कंजर्वेशन रिजर्व आपको मिलेगा। बहुत सारे नेशनल पार्क्स जो हैं वो यहां पे लोकेटेड है। और पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पे 83 पर स्क्वायर किलोमीटर है। 40% जो पूरी राजस्थान की पॉपुलेशन है वो थार डेजर्ट में ही रहती है, यानी कि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन
थार डेजर्ट में ही मिलेगी। मेन ऑक्यूपेशन क्या, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब। और खैर पता ही है आपको कि लोक कथाएं, लोकगीत, राजपूतों का इतिहास, पूरा राजस्थान तो एक ऐतिहासिक स्टेट है। जोधपुर सबसे बड़ा शहर है यहाँ पे, ठीक है, जो कि जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये ज्यादातर जो शहर है ना, ये आपको यहां पे मिलेंगे। ठीक है, चलो ये थार हो गया। अब देख ही सकते हो राजस्थान। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आ गए हैं आइलैंड्स पे। अब अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो ये है आपका अंडमान आइलैंड। ये एरियल व्यू है, ऊपर से लिया गया है, बहुत ही खूबसूरत। भारत में 2 आइलैंड है, ये है लक्षद्वीप, ये है अंडमान एंड निकोबार। अक्सर लोग घूमने यही जाते हैं। शादी के बाद फेमस प्लेस है भैया अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ट्रेन जाती नहीं, प्लेन से ही आप जा सकते हैं। सेल्यूलर जेल जो है वो अंडमान निकोबार में ही थी ना, है ना, जो काला पानी जिसको बोला जाता था। भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स थे इंक्लूडिंग वीर सावरकर, उनको यहां पे ही रखा गया था। तो अगर हम बात करते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना है अंडमान एंड निकोबार। तो पहले अंडमान और निकोबार की बात करते हैं। 2 आइलैंड है, अंडमान आइलैंड अलग है और निकोबार आइलैंड अलग है। ठीक है, 150 किलोमीटर अंडमान से निकोबार 150 किलोमीटर दूर है। और ये 10 डिग्री चैनल इसको, नहीं सॉरी, अंडमान और निकोबार को 150 किलोमीटर वाइड 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, तो 10 डिग्री, याद रखिएगा। और जैसा कि मैंने बताया 150 किलोमीटर लंबा है। थोड़ा दूर चले जाएंगे तो इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार आ जाएगा, है ना। जरा ही सा दूर चले जाइए तो साउथ ईस्ट एशिया शुरू हो जाता है। कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, मतलब उसमें कहां दिखेगा, पोर्ट ब्लेयर दिखा ना अंडमान एंड निकोबार के साइड। यार मेरा कर्सर में बार बार, ये है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और टोटल जो लैंड एरिया है वो लगभग 8250 स्क्वायर किलोमीटर का है। निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है वो है सार निकोबार। अंडमान और निकोबार में मतलब यहां पे आपको मिलिट्री एक्सरसाइज भी देखने को मिलेगी। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ज्योग्राफिकल कमांड जो है ना, वो यहीं पे ही सिचुएटेड है। फ्लोरा एंड फौना बहुत सारे मिलेंगे आपको। टोटल 572 आइलैंड हैं अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, 572 आइलैंड को मिला दीजिए, तब आपको मिलता है अंडमान और निकोबार। हाईएस्ट पॉइंट जो है नॉर्थ अंडमान में वो है सैडल पीक। ठीक है, 572 में से 325 आइलैंड्स आपको अंडमान में मिलेंगे। निकोबार में आइलैंड कम है, 247। अंडमान का एरिया भी ज्यादा है, लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है अंडमान का। निकोबार का लगभग 1800 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो टोटल अगर आप जोड़ दें तो वही 8000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ये बैठता है। भारत का जो एकमात्र वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, बैरन आइलैंड, वो यहां पे ही सिचुएटेड है। पिछली बार 2017 में फटा था, अब ना ही फटे। फ्लोरा एंड फौना आपको बहुत मिलेंगे आइलैंड्स में, आपको फ्लोरा फौना बहुत मिलेंगे। 50 से ज्यादा वेराइटीज ऑफ मैमल्स आपको यहां पे मिलेंगे। चमगादड़ों की स्पीशीज यहां पे बहुत ज्यादा मिलती है। 200 बर्ड्स की स्पीशीज आपको बहुत ज्यादा मिलती है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वो यहां पे आपको मिलेंगे। बटरफ्लाई की स्पीशीज यहां पे आपको बहुत ज्यादा मिलती है। तो काफी डाइवर्स है अगर बात करते हैं हम अंडमान और निकोबार की। ठीक है, फ्लोरा फौना सबकी वैरायटी आपको यहां पे बहुत ज्यादा मिलती है। फॉरेस्ट कवरेज, आइलैंड है तो जाहिर सी बात है 87% फॉरेस्ट एरिया है। कितने लोग रहते हैं, 2011 के सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो लगभग 3,80,000 के आसपास है। ठीक, जिसमें से 50% मेल हैं, 53% के आसपास मेल है और 47% फीमेल है। तो ये कितनी बढ़िया चीज है कि यहां पे सेक्स रेशियो लगभग बराबर है। ठीक है, नहीं बराबर नहीं है, सॉरी मैं क्या बोल दिया, बराबर नहीं है, यहां पे कम है। हर 1000 और मर्दों पे 878 फीमेल्स है। मैं भी बेवकूफी वाली कभी कभी बातें करता हूं, तो ठीक है। अच्छा, ज्यादातर लोग अंडमान में ही रहते हैं, 90% लोग अंडमान में रहते हैं। खाली 10% जो पॉपुलेशन है वो निकोबार में रहती है। फिर आता है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है। देखो, ठीक है, अगर आप इधर, ये तो आपका पोर्ट ब्लेयर है, और एकदम इधर पे जाओगे, साउथ वेस्ट में जाओगे तो आपका लक्षद्वीप पड़ेगा। लक्षद्वीप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेटेजिकली लक्षद्वीप से हम काफी चीजों पे नजर रख सकते हैं। ये बहुत ही छोटा आइलैंड, आपको बता दूं सरफेस एरिया इसका खाली 82 स्क्वायर किलोमीटर है बस।
खाली 10 डिविजन्स आपको मिलेंगे। कावरत्ती जो है वो यहाँ की कैपिटल है, और जो यहाँ आपका कोर्ट है, मतलब जो जुरिस्डिक्शन है, केरल हाई कोर्ट के ही अंडर आता है। ठीक है, आर्कीपेलगो है, यहाँ पे भी कलेक्शन ऑफ आइलैंड है। जहां अंडमान एंड निकोबार में 572 आइलैंड थे, यहां पे खाली 39 आइलैंड्स है बस। तो लक्षद्वीप अगर आप कंपेयर करें तो काफी छोटा है। मेन आइलैंड यहाँ पे कावरत्ती, अगाती, मिनिकॉय, अमिनी, ये सब मेन आइलैंड है। समझ गए? फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। खूब स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब आपको मिलेंगे। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, 65,000 के करीब यहाँ पे लोग रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादातर लोग, लिटरेसी रेट बहुत है। हाँ, लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट 93% के आसपास है। सेक्स रेशियो भी लक्षद्वीप का बढ़िया है। हर 1000 मेल्स में यहाँ पे 946 फीमेल्स हैं, और ज्यादातर लोग 93% जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स है। अब हम अपने आखिरी पार्ट पे आ गए हैं, जो है कोस्टल प्लेन्स। देखिए, कोस्टल प्लेन्स को हम थोड़ा सा कवर करेंगे अच्छे से। कोस्टल प्लेन्स मतलब जो हमारे कोस्टल एरियाज है, आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये जो कोस्ट से लगे हुए एरियाज है ना, जो कोस्टल प्लेन्स है, इनको हम, अब इसमें अंडमान एंड निकोबार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर गुजरात आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, तमिलनाडु आ गया, महाराष्ट्र आ गया, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, दमन दीव, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। टोटल एरिया अगर आप मिला दें तो 7,516 किलोमीटर का एरिया है जो हमारी कोस्टल लेंथ है, जिसमें सबसे बड़ी अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार की कोस्टल लेंथ सबसे बड़ी है, 1962। फिर गुजरात की 1215, फिर आंध्र प्रदेश की 974। तो ये हिसाब किताब है। अब कोस्टल प्लेन को हम दो में डिवाइड करते हैं। एक तो है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो आप देख रहे हैं, जो ईस्ट में आएगा। ठीक है, अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ये आप देख रहे हो ना, ये क्या क्या आ गया? सबसे पहले यहां पे आ गया आपका ये वेस्ट बंगाल हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, है कि नहीं? तो ये 4 आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गए। चिल्का लेक आपको मिलेगी उड़ीसा में। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी लेक है ना। देखो, यहां पे ब्रैकिश वाटर आता है। ब्रैकिश वाटर समझते हो? ब्रैकिश वाटर मतलब होता है, या ये देखो, उड़ीसा जो है ये समुद्र से घिरा हुआ है, तो यहां पे जो लेक्स होंगी, इनको पानी की कमी नहीं होगी, समुद्र से पानी अंदर आएगा, तो उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं। केरल में भी जो वेम्बानंद लेक है, वहां वो भी ब्रैकिश वाटर लेक है। जहां पे समुद्र होगी, जहां पे समुद्र होगा, और अगर समुद्र से लगा हुआ कोई स्टेट है, कोई सिटी है, वहां पे कोई लेक है, तो आप यकीन मान के चलो कि समुद्र का पानी अंदर आएगा, और उसको हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। उड़ीसा की चिल्का लेक, जो कि भारत की सबसे बड़ी लेक है, चिल्का लेक जाओ, बहुत ही खूबसूरत है। वो, उसका किनारा मिलता ही नहीं, इतनी बड़ी है। तो बहुत अच्छा है, और मैं भी गया हूं, लेकिन मैंने होश उस समय नहीं संभाला था, मैं बहुत ही छोटा हूं, तो मुझे कोई यादें ताजा नहीं है। अब की बार उड़ीसा आऊंगा तो जरूर चिल्का लेक घूमूंगा। प्लान्स थे यार मेरे, सब कोविड के चक्कर में धरे के धरे रह गए। इसमें उत्कल प्लेन भी आता है। उत्कल प्लेन वही उड़ीसा जो हो गया, वो पूरा कवर करता है ये। ठीक है, और उड़ीसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो उड़ीसा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हिसाब किताब है। फिर उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो आपका आंध्रा प्लेन आएगा। ये आंध्र प्रदेश है, ये आपका आंध्रा प्लेन है। तो आंध्रा प्लेन जो है, ये उत्कल प्लेन के बाद सीधा आंध्रा प्लेन शुरू हो जाता है। और यहां पे श्रीहरिकोटा आइलैंड है। श्रीहरिकोटा आइलैंड, इसरो की जो फैसिलिटी है ना, सारी जो भी सैटेलाइट है वो श्रीहरिकोटा से ही तो लॉन्च की जाती है ना, तो वो आपको आंध्रा में ही मिलेगी, आंध्र प्लेन में ही मिलेगी। डेल्टा फॉर्मेशन भी होता है। डेल्टा फॉर्मेशन, गोदावरी डेल्टा बनाती है ना, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है। डेल्टा समझ रहे हो ना? जब नदी जो है वो ठीक है, जब नदी समुद्र में गिरने वाली होगी, तो समुद्र के गिरने से पहले नदी बहुत सारी धाराओं में बट जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि नदी जो है बहुत सारी चीजें लेके आती, कंकड़ पत्थर। तो जैसे ही वो समुद्र में गिरने वाली होगी, वो बहुत सारी धाराओं में बट जाएगी। इसको डेल्टा कहता है। जैसे ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, यहां पे आपको कृष्णा गोदावरी डेल्टा मिलेगा। ओके, फिर नीचे आ जाओगे तो तमिलनाडु प्लेन है। तमिलनाडु प्लेन अगेन 675 किलोमीटर का प्लेन है। ये पुलिकत लेक यहां पे आपको मिलेगी, और ये सीधा कन्याकुमारी तक जाता है, बहुत बड़ा है। फर्टाइल सॉइल आपको यहां पे मिलेगी। उसके बाद दोस्तों, कोरमंडल कोस्ट जो कि तमिलनाडु में, मालाबार कोस्ट केरल में है, कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र गोवा में, वो भी मिलेगा। फिर आ जाइए वेस्टर्न प्लेन पे। वेस्टर्न प्लेन आपको गुजरात से शुरू होता है। कच्छ पेनिनसुला से आपका वेस्टर्न प्लेन जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे धीमे धीमे वो जाता रहता है। महाराष्ट्र प्लेन आ गया। गुजरात प्लेन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ये सारी रिवर आपको यहीं पे ही मिलेगी। ठीक है, कोंकण प्लेन्स ऑफ गुजरात बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जब आप नीचे आएंगे
तो आपको मिलेगा कर्नाटक और केरल। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, फिर कर्नाटक और केरल। केरल को मालाबार प्लेन भी बोला जाता है। मैंगलोर और कन्याकुमारी के बीच का जो प्लेन है बड़ा खूबसूरत है और काफी चौड़ा है। ये कर्नाटक प्लेन से केरल प्लेन काफी चौड़ा है। ठीक है, वेम्बानंद लेक भी आपको केरल में मिलेगी और कर्नाटक प्लेन थोड़ा सकरा है, बहुत चौड़ा नहीं है, 30 से 50 किलोमीटर है। ओके, चलो, ये लेक्चर था दोस्तों ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने एक बहुत अच्छे से आपको ओवरव्यू दे दिया, भारत के फिजियोग्राफिक डिविजन्स आपको समझा दिए। मैंने टोटल इंडियन ज्योग्राफी पे, फिजियोग्राफिक डिवीजन पे टोटल 30 से 35 लेक्चर्स, 40 लेक्चर्स लिए हैं। तो अगर आपको और अच्छे से समझना है, पीक समझनी है और डीपली घुसना है, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाइए, इंडियन ज्योग्राफी खोलिए और वहां पे सारे लेक्चर्स देख डालिए। लेकिन आई होप इन ये जो देखिए लॉन्ग लेक्चर्स हैं, मैं हर संडे स्पेशल क्लास लेता हूं, इनसे आपको बहुत फायदा मिल रहा होगा। बहुत लोग एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन इस 1 घंटे में 2x की स्पीड में आपने देखा, आधे घंटे में आप सब समझ गए। तो कम से कम एक आइडिया तो हो गया, कहीं पे आप डिस्कस करेंगे तो आपको एक आइडिया है, बैकग्राउंड में एक चीज है कि हाँ चलो अच्छा ये होता है। और मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट संडे आप कौन सा लेक्चर देखना चाहेंगे। टेलीग्राम चैनल है, इसी को ही आप ज्वाइन करिएगा। अभी 15,400 सब्सक्राइबर है, यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। पिछले संडे मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे लेक्चर लिया था, देखा कि नहीं? 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए, अभी देखो। और आज ज्योग्राफी। अब बताओ अगला कौन सा चाहोगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें मैंने इंडिया की बहुत सारी चीजें नहीं कवर की, इसमें रिवर सिस्टम नहीं कवर किया, मिनरल सिस्टम नहीं, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो मेन ज्योग्राफी है इंडिया की, वो मैंने कवर कर दी है। थैंक यू सो मच।